नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आज बटा हुआ फैसला आया है। 2 जजों की बेंच में एक जज साहब ने हिजाब पर रोक लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करना सही समझा है। ये जज साहब हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस बटे हुए फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को हिजाब पर फैसला करना होगा, यानी तकनीकी तौर पर हिजाब मसले का हिसाब किताब आज वहीं अटका हुआ है जहां कल तक था। लेकिन आज हिजाब पर बहस इसलिए उठ खड़ी हुई है क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा हिजाब इस्लाम का मसला है और हिजाब ना पहनने से आवारगी बढ़ती है। वाह, एक और कोर्ट में मैटर ऑफ चॉइस की दलील और अपनी पसंद से पहनने की आजादी का ढोल, तो दूसरी ओर महिलाओं के पहनावे पर आवारगी को मापने वाला थर्मामीटर। बात सिर्फ एक शफीकुर रहमान बर्क की नहीं। आप याद कीजिए मसला क्या था। स्कूलों में यूनिफॉर्म की जगह हिजाब की आजादी मिले या नहीं, लेकिन मसला क्या बन गया। देश में हिजाब की आजादी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है और इस हिजाब मुद्दे को किसने बड़ा कर दिया। शफीकुर रहमान बर्क, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने, और यहां तक एक हिजाबी लड़की के साथ फोटो खिंचाकर राहुल गांधी तक ने। हिजाब पर एजेंडे के साथ कौन कौन आगे आया। बैन हो चुका पीएफआई और सीएफआई। अल-कायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी तक ने हिजाब के लिए प्रदर्शन करने वाली मुस्कान खान को शाबाशी देने वाले वीडियो जारी कर दिया। सवाल पब्लिक का आज ये है कि वो कौन सी सोच है जहां कट्टरपंथियों का एजेंडा देश के कुछ नेताओं की सोच से तालमेल खाता है। आखिर हिजाब महिलाओं का मुद्दा है या जिहादियों का? यही है आज सवाल पब्लिक का। हिजाब पर आए सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को हर एक पक्ष अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच पूरे मसले को किन कानूनी पहलुओं पर परखेगी, ये बाद की बात है। लेकिन आज के फैसले के बाद मैंने शफीकुर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया की बात की। उनकी प्रतिक्रिया सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई हिजाब मुस्लिम महिलाओं की आजादी का मसला है जैसा कि दावा किया गया था, या फिर इस सोच को दर्शाता है। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे हम कहते हैं कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी करे अपने हिसाब से अपने कानून में, लेकिन वो मुसलमानों पर और ख़ास इस्लाम के मानने वालों पर इस पर पाबंदी नहीं लगाए। इसमें आज़ाद छोड़ना चाहिए। हिजाब इस्लाम का मसला है या महिलाओं की आजादी का मसला है, या जहां से मामला शुरू हुआ था, यानी क्या ये स्कूलों में यूनिफॉर्म को मानने या नहीं मानने का मसला है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन फैले, हिजाब के एजेंडाधारियों ने जानबूझकर ये कोशिश की है। हिजाब पर रोक के खिलाफ फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस धूलिया ने भी अपने फैसले में कहा है, मेरे फैसले का आधार ये है कि इस विवाद में आवश्यक धार्मिक रीति का विचार जरूरी नहीं था। हाईकोर्ट ने गलत राह चुन ली। ये मैटर ऑफ चॉइस और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का मामला है। यानी हिजाब पर रोक के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस धूलिया भी हिजाब को इस्लाम का अंग बताने वाली दलील को ठुकरा रहे हैं। सवाल यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट,
हिजाब को इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताने की दलील कहां से आ गई? जाहिर है उसी पक्ष से जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है। बहरहाल आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स और इट हैड मिसयूज्ड कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशन, शुड नॉट हैव बीन अलाउड। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर ज़रूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। भारत में जहां हिजाब पहनने को लेकर हंगामा खड़ा किया गया है तो वहीं इस्लामिक देश ईरान की महिलाएं हिजाब नहीं पहनने के खिलाफ ताकतवर इस्लामिक सत्ता से लोहा ले रही हैं। ईरान की हिजाब पुलिस के अत्याचार से मारी गई महसा अमीनी अब वहां क्रांति का दूसरा नाम हो गई है। करीब करीब एक महीने से लगभग पूरे ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर निकल रही हैं, हिजाब को थोपने के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं। और अब ये विद्रोह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, ये विद्रोह दुनिया के कई हिस्सों तक फैल चुका है। मानव अधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान में सुरक्षा कर्मियों ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है। कौन सी महिलाएं हैं ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब थोपे जाने पर सवाल उठा रही हैं। सवाल आज ये है कि जो हिजाब ईरान में महिलाओं के शोषण का सिंबल बना है वो भारत में महिलाओं की आजादी का मसला कैसे हो सकता है? हिजाब पर शफीकुर रहमान बर्क ने आवारगी वाला कॉन्सेप्ट सामने रखा है, लेकिन इसके ठीक उलट हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं, मैं इसे भी आपको सुनवाना चाहती हूं ताकि हिजाब की आज की बहस थोड़ा और बड़े दायरे में हो। सुनिए अनिल विज का ये बयान। जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। गलती तो पुरुष की है, पुरुषों को अपना मन मजबूत करना चाहिए और ढाक दिया औरतों को सर से लेके पांव तक। मेरा यही कहना है कि पुरुषों को कि आप अपना मन ठीक करो और महिलाओं को ये हिजाब डालने से मुक्ति दिलाओ। तो आज सवाल पब्लिक का यही उठता है कि हिजाब के समर्थक बताएं कि आवारगी का हिजाब से लेना देना है कैसे। सवाल नंबर 2, क्या हिजाब के नाम पर स्कूलों के यूनिफॉर्म के मुद्दे को जानबूझकर भटकाया जा गया है? सवाल नंबर 3, भारत में हिजाब का मामला मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है या जिहादी सोच के समर्थकों का? यही है आज सवाल पब्लिक का और आज इन सवालों के जवाब देंगी अमीना शेरवानी, बिजनेस वुमन है, आमना बेगम पॉलिसी एनालिस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट भी है, सूफी कौशर हसन मजीदी इस्लामिक स्कॉलर है। हमारे साथ आज आतिकुर रहमान जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, असगर खान साहब एडवोकेट है, अमीना रिजवी सोशल एक्टिविस्ट है। मेरा पहला सवाल जाता है आमना बेगम जी को। आमना बेगम जी, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आज से ये समझा जाए कि हिजाब इसलिए नहीं पहना जाना चाहिए क्योंकि हिजाब ना पहनेंगे तो आवारगी बढ़ेगी? क्या ये बयान सही है? 60 सेकंड में जवाब दे दीजिए क्योंकि दुनिया आज ये जानकर सोचना चाहती है कि ये आवारगी का मुद्दा जो है ये किसके दिमाग में है? ये औरतों की चॉइस का है, महिलाओं की चॉइस का या आवारगी का?
बिल्कुल नाविका जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि मैं तो बल्कि शुक्रगुजार हूं उनकी कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे के समझाया है कि ये जो मुस्लिम समाज के अंदर कंजर्वेटिव माइंडसेट है वो है क्या, जिस बारे में मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि हिजाब तो चॉइस हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सोसाइटल कंडीशनिंग है जहां पे हमें स्लट शेम किया जाता है। अगर हम हिजाब ना पहने तो दुनिया में जितनी भी गलतियां होती है, दुनिया में औरतें जो भी जुल्म सहती हैं उसकी वजह हम होते हैं, हमें विक्टिम ब्लेम किया जाता है। एक ऐसा जो वस्त्र है, एक ऐसा कपड़ा जिसके इस्तेमाल से एक औरत को विक्टिम ब्लेम किया जाए, वो चॉइस कैसे हो सकती है? वो तो सर्टिफिकेट है ना, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। और जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने बिल्कुल उसी मानसिकता को सामने लाके दुनिया के रख दिया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने रखा ताकि दुनिया सच्चाई जान सके। हमें इसलिए नहीं कहा जाता कि हिजाब पहनो या कुरान पहनो, सॉरी बुर्का पहनो, क्योंकि कहीं कुरान में है, और कुरान में ये वर्ड इस्तेमाल भी नहीं है। कुरान में ये सूरे भी है जहां मर्दों को कहा गया है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट ढकिए, बट उसको लेकर के इन लोगों के अंदर मैंने कभी किसी तरह का गुस्सा नहीं देखा। इतने मुस्लिम लड़के हैं जो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, पता नहीं किस तरह के वीडियोस आते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कभी कोई उनको नहीं कंट्रोल करना चाहता। ये हमेशा औरतें होती हैं, और औरतों के खिलाफ जिस समाज में अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी भी जिम्मेदार औरतें होती हैं। ये मानसिकता हमारे समाज की है और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट मौलवी साहब का बिल्कुल उसी चीज को दर्शा रहा था। यानी कल को अगर हमारा आमना बेगम जी, आपने मुद्दा उठाया और मैं इसका जवाब मांगूंगी। आतिकुर रहमान साहब, आप तो स्कॉलर हैं, आप स्कॉलर हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं, ये आवारगी सिर्फ औरतों के हिजाब हटने पे आती है, या हिजाब पहनने लग जाएंगी तो आवारगी चली जाएगी? और ये आवारगी सिर्फ जिम्मेदारी इसकी औरतों की है, आदमियों की नहीं है, जो हिजाब हटने पर आवारगी का हवाला दे रहे हैं आज बर्क साहब? मैं पूछना चाहती हूं, ये मसला क्या से क्या हो गया और क्यों हो गया? ये मसला था चॉइस का, कि औरतों के पास, महिलाओं के पास चॉइस होनी चाहिए। ये मसला चॉइस के बाद पहुंच गया कि इसे कुरान में मेंशन किया गया है, उसके बाद आज आवारगी की दहलीज पर पहुंच गया। मैं पूछना चाहती हूं, मुद्दा क्या है? कट्टर सोच, सिर्फ ये? नाविका जी, आमना जी ने बड़ा अच्छा कहा, और शफीकुर रहमान बर्क साहब की उम्र का लिहाज करते हुए मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बुझता चिराग है और एक डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है, ले लेने दीजिए, उम्र का तकाजा है। जगजीत सिंह साहब की कुछ गजलें उनको पेश करना चाहूंगा जब कभी मुलाकात हुई, और गजल का मतलब अगर कोई हमारी लेडी जो पैनल पे बैठी हुई है वो शफीकुर रहमान बर्क साहब को समझा सके तो शायद उनका दिमाग कुछ और खुल जाएगा। नाविका जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि रिलीजियस एस्पेक्ट पे इन लड़कियों को कोई कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ही इनको पूरी तरह से इख्तियार देता है एज अ राइट ऑफ चॉइस। वो आराम से अपने हिजाब को कर पाएंगी, ये हम उनको भरोसा दिलाना चाहेंगे। आगे जो भी कोर्ट के अंदर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे लड़ा जा सकता है। मैं अपील करता हूं हमारी लेडी पैनलिस्ट से कि गजल का मतलब समझा दे शफीकुर रहमान बर्क साहब को। मैं पूछना चाहती हूं अमीना शेरवानी से। अमीना शेरवानी, आज तो आतिकुर रहमान ने बर्क साहब को अपने से अलग कर दिया, लेकिन क्या यही सोच नहीं है जो बरसों से खींच के रखी हुई है महिलाओं को? और आज ईरान में जो लड़ाई है, क्या अगर हिजाब नहीं पहनना चाहता कोई तो उसकी चॉइस होनी चाहिए? उसके लिए ईरान में आज 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को अपनी जान तक देना पड़ी है। ये आज ईरान का मुद्दा हो सकता है, कल शायद किसी और मुल्क का, हमारे मुल्क में भी हो सकता है। तो मैं पूछना चाहती हूं, ये जो चॉइस का मामला है, ये चॉइस के मामले के आगे बढ़कर थोपा जा रहा है और समाज के ठेकेदार आप पर थोप रहे हैं, या ये कानूनी, ये कुरान की बात करके डराया जा रहा है? अमीना शेरवानी, जवाब दे दीजिए 60 सेकंड में।
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुरान को लेकर ये हमारे ऊपर ये कुछ थोप ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान में साफ लिखा है कि औरतें आजाद हैं, औरतों को पढ़ना लिखना है, औरतों को आगे निकलकर समाज में हर तबके पे प्रेजेंट होना है, समाज के बदलाव का काम औरतों को करना है। ये सब कुरान में लिखा हुआ है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही हूं। औरतें हिजाब में लिपट के घरों में बंद होकर ये सारे काम कर ही नहीं सकती। कुरान का ऑर्डर है हमको कि एक हम बेहतर समाज बनाएं। हम कैसे घर में बैठ के हिजाबों के पीछे ये काम पूरा कर सकते हैं? मर्दों को ये हिदायत नहीं दी गई है कुरान में, औरतों को दी गई है कि सामने निकलो, पढ़ो लिखो, तिजारत करो, ट्रेडिंग करो, बिजनेस करो, दुनिया में निकलो। तो हिजाब का तो वजूद ही नहीं है इस्लाम में, मुल्लाओं का भी कोई वजूद नहीं है इस्लाम में, कोई सूरह मुल्ला नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कुरान में कि कौन मुल्ला होगा, कौन उलेमा होगा। हर मुसलमान को कुरान को पढ़ना है, अपनी समझ के हिसाब से उसको समझकर और सच्चे दिल पे उस पे अमल करना। अल्लाह इतने में ही खुश हो जाएंगे, वो हमें किसी जहन्नुम में जलाने वाले नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये पेट्रियार्की है, पितरी सत्ता है। ईरान में भी हम इसका एक घातक चेहरा देख रहे हैं, मॉरल पुलिस के नाम पर, जो घरों में घुस घुस कर बता रही है औरतों को, सड़कों पे पकड़ पकड़ के उनको बता रही है कि हिजाब तुमने ठीक से नहीं पहना, पीट रही है, उन्हें मार रही है इस हद तक कि वो मर जा रही हैं। और ये महसा अमीनी पहली बच्ची नहीं है जो मरी है, बहुत सी बच्चियां इस्लामिक मुल्कों में इस चीज का शिकार हो चुकी हैं। सऊदी अरेबिया से लड़कियां अपना पासपोर्ट वीजा चुरा चुरा के अपने पिताओं से भाग रही हैं मुल्क को छोड़ छोड़ के। तो समझते क्या हैं ये लोग इस्लाम को, और किस इस्लाम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो कुरान में बिल्कुल कहीं लिखा नहीं गया है। असगर खान साहब बताइए, क्या बताऊं इनको कि संविधान और कुरान। बिल्कुल असगर साहब, आप तो एडवोकेट हैं, अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर आप जाएं तो वहां पर भी एक यूनिफॉर्म कोड है। क्या आप शॉर्ट्स पहनकर जा सकते हैं वहां पर? कोई भी जा सकता है वहां पर, वहां एक कोर्ट है ना, आपको अपनी काला गाउन पहनना है, आपको कॉलर पहनना है। नविका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कोर्ट में काला कोट पहनूंगा, वाइट शर्ट पहनूंगा, बैंड लगाऊंगा गले में और कोर्ट में पेश होऊंगा। लेकिन अगर मैं सर पे टोपी लगा लेता हूँ, उससे मेल जोल खाती हुई काली टोपी या कोई भी, तो कोई उसमें रुकावट नहीं है। हम लगाते हैं, लगा के जाड़ों की दिनों में अक्सर कैप लगा के पेश होते हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं है। इसी तरीके से हिजाब का मामला, और बिल्कुल बात को पलट दिया जा रहा है, उसके रुख को दूसरा। मैं ईरान की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे मुल्क नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, और जहाँ राजस्थान भी है, जहाँ हर औरत घूंघट करती है, हिजाब लेती है, और जहाँ तक लगता है आपको चैन नहीं आएगा। सुनिए, नहीं, आप पहले सुन लीजिए। अरे एक मिनट सुन लीजिए, आपकी बात बोले, आप बोली, मैं नहीं बोला। क्यों सुने? अरे थोड़ा ये डिबेट हो रही है। ये आप कुरान की बताइए, ये आपकी नानी का घर नहीं है। कुरान में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हमें धोना है, साफ करने का डिस्क्रिप्शन नहीं है। हिजाब नाम का लफ्ज नहीं है औरतों के वस्त्र से जुड़ा हुआ। कहाँ से आप ये मनगढ़ंत किस्से बना रहे हैं? अरे कहाँ से आप ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं? हिंदी मनोहर कहानियां, ये मनोहर कहानियां कहाँ से बना रहे हैं आप लोग? देवी रख लीजिए। आप कहाँ से ये मनोहर कहानियां हिजाबों की बना के ला रहे हैं? इस्लाम जैसे प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग धर्म को आप कितना पीछे ले जाना चाहेंगे, कितना और बदनाम करेंगे? आप इस्लाम का क्या खून चूस करिए, आपको इस्लाम को खत्म करके ही आपको चैन आएगा। इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम करके ही आपको चैन आएगा। इस्लाम के नाम पर झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे आप लोग। इस मुल्क में ऐसे आपसे इस्लाम को कैसे बचाया जाए? हाउ डू वी सेव इस्लाम फ्रॉम मेन लाइक यू? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं एक मिनट में आना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं महिलाओं की चॉइस का मामला है। असगर खान साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आप एक तरफ कह रहे हैं ये आपके रिलीजन को फॉलो करने वाली महिलाओं की चॉइस का मामला है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें कहने की कि आप शांति देवी बन जाइए? क्यों वो अमीना शेरवानी बनी क्यों नहीं रह
कह सकती, आप तय करेंगे वो अमीना शेरवानी से शांति देवी कैसे बनेंगी? अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो उनकी चॉइस को रोककर आप उन्हें शांति देवी बनाएंगे? ये किस तरह की नेम कॉलिंग है? नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। नहीं, आई एम ओपनिंग द डिबेट, मैं डिबेट खोल रही हूँ। आतिकुर रहमान साहब, अगर यही हिपोक्रेसी है, अगर एक तरफ आप कहते हैं कि चॉइस का मामला है, दूसरी तरफ अगर अपनी महिला चॉइस बता रही है मुझे हिजाब नहीं पहनना, तो शांति देवी बन जाएगी वो? नाविका जी, असगर साहब तैश में आ रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। कुरान का अगर हवाला दे रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा, बहुत कान खोल के ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, दिमाग खोलकर, कि शुक्र करिए जो हमारी मुल्क की लेडीज, आवारगी की बात की है ना शफीकुर रहमान बर्क साहब ने, शुक्र करिए कि हमारी लेडीज आईपीसी को वायलेट नहीं करना चाहती हैं, नहीं तो ये आपके लड़के अंधे हो जाएंगे सारे के सारे। आप ये समझ लीजिए, ये अगर ये पाबंद किया जा रहा है इस तरह से, तो आप अगर एक थोपना चाह रहे हैं आवारगी के एलिमेंट को, तो आपके लड़के अंधे हो जाएंगे। इन लड़कियों ने अगर पत्थर उठा लिए अपने हाथ में, शुक्र करिए जी आईपीसी को वायलेट नहीं करना चाहती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नाविका जी, यहां पर ईरान का मामला टोटली डिफरेंट है। ईरान में सुपर इम्पोज किया गया हिजाब को, जिसका आज हम असर देख रहे हैं कि वो रिवोल्ट कर रही हैं। द लेडीज इन ईरान आर रिवोल्टिंग, यहां पर हक मान रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांग रही है इंडियन लेडीज। आप जो ईरानियन वुमेन को प्रोवाइड करते हैं वो तो इंडियन वुमेन को प्रोवाइड क्यों नहीं करना चाह रहे? तो धीरे धीरे ही समझ किया के ना बाहर कि पहनो, तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, तुम्हें हिजाब पहनना चाहिए। इंटेंशनली कुछ गलत करना चाहती है। नाम का धर्म से कोई रिश्ता नहीं होता। मैं शांति देवी होकर भी मुसलमान रह सकती हूँ, सिर्फ आमीना होने से मैं मुसलमान नहीं होंगी। मैं नाम शांति देवी भी रख लूंगी, मुसलमान फिर भी रहूंगी। इस मामले का, अरे आप ये बताइए मामला कहां से शुरू है? आप कहीं के कहीं पहुंच गए। स्कूल के ड्रेस से शुरू है ना। आपने अपनी स्क्रीन पे भी आप रोज दिखाते हैं वो सीन जिसमें एक लड़की मुस्कान नाम की नारे लगा रही, आवाज देती जा रही है अल्लाह अकबर। ये बताइए कि ये ऑल गर्ल्स स्कूल था, ये ऑल गर्ल्स स्कूल है। ऑल गर्ल्स स्कूल के अंदर भी मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन के बैठेंगी। ऑल गर्ल्स स्कूल, कोई लड़के हैं ही नहीं वहां पर। किससे पर्दा कर रही हैं? अब औरतों से भी पर्दा करेंगी। ये क्या बात हो गई? नई बात। मुझे 10 सेकंड, मतलब पागलपन की हद होती है, बेवकूफी की जिद की हद होती है। असगर खान साहब को 10 सेकंड, जिद की 10 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं आ रहे। अपने आप को हिजाब पहनकर बैठेंगे, नहीं कर पा रहे। असगर खान साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? आप गोल बात घुमा क्यों रहे हैं जलेबी की तरह? किया गया है। आप सब कंफ्यूज हैं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और आप सारी आवाम को गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए चलिए हम सब तो कंफ्यूज है। अमीना रिजवी जी, ये कंफ्यूजन कौन कहां से ला रहा है? अमीना रिजवी जी, मैं आपसे पूछती हूँ। अगर आप हाँ देखिए नविका जी, जैसे आपने कहा ड्रेस कोड स्कूल में होता है, तो जहां पर अगर आपके सामने एक ड्रेस कोड रख दिया गया कि आपने स्कर्ट पहन कर आनी है, आपने शर्ट पहन कर आनी है, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास चॉइस है। आपके पास अगर एक ड्रेस कोड रखा गया तो आपको उस ड्रेस कोड में जाना चाहिए। भाई स्कूल ने रूल्स ऑफ रेगुलेशन निकाली, अगर आपको इस स्कूल में अच्छा नहीं लगता आप दूसरे स्कूल में चले जाइए, दूसरे स्कूल में आपके ख्यालात मैच नहीं होते आप तीसरे स्कूल में चले जाइए। लेकिन उसको एक एजेंडा बनाकर, एक इशू बनाकर इस पे एक पूरी पॉलिटिक्स करना ये गलत बात है। और जैसे आपने कहा कि अतीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा कि ये आवारगी है, यानी ये ठेका भी हमारे ऊपर ही दे दिया। बहुत गलत वर्डिंग यूज करी गई है और बिल्कुल सही है ये कि शायद वो अभी लाइमलाइट में नहीं है। लाइमलाइट में आने के लिए कुछ लोगों को ये लगता है कि हम कुछ ऐसे सेंटेंस फेंक दें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए और हमारा नाम वायरल हो जाए। यानी कि आप आवारगी का ठेका भी हमें दे रहे हैं, आप हमें आवारा बता रहे हैं। हमारे पास ये चॉइस है कि हम हिजाब लेते हैं नहीं लेते। अव्वल बात मेरे ख्याल से जहां तक कंफ्यूज है लोग, हिजाब में भी कंफ्यूज है। हिजाब में और अबाया में फर्क होता है। हिजाब वो कपड़ा कहलाता है जिससे हम सर कवर करते हैं, अबाया वो कपड़ा कहलाता है जिससे हम अपनी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। जब गर्ल्स स्कूल है
तो वहां पर अंदर जाकर तो मुझे नहीं लगता कि पूरे अबाए की जरूरत है। वहां पर शायद वो अबाया उतार भी देते हैं, लेकिन ना मालूम ये 4-5 सालों से ये हिजाब जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद क्यों हो रहा है? क्या भारत अभी बना है? क्या भारत में पहले मुसलमान नहीं रहते थे? क्या मुसलमान पहले हिजाब या अबाया नहीं ओढ़ते थे? अब क्यों मुद्दा आ रहा है और कर्नाटक में क्यों आ रहा है? और जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी भारत में, उन मुद्दों पे बात नहीं होती। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज गिरा, क्या वो हिजाब पहनकर बनाया गया था? अभी वंदे मातरम ट्रेन टकराई जिसकी पता नहीं बड़े बड़े दावे थे, क्या वो हिजाब ही पहन कर चला रही थी? तो हिजाब को टारगेट करके दूसरे मुद्दों से भटकाने की जो साहब जवाब देंगे, लेकिन पहले सूफी कौसर हसन साहब मजीदी साहब के पास जाना चाहती हूँ। सवाल उठाया है अमीना रिजवी जी ने, जवाब दीजिए। ये 4-5 साल से ही क्या मुसलमान औरतें रह रही हैं इस देश में? पहले तो कभी ये नहीं हिजाब जिहाद हुआ था, अब क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने इससे पहले भी कई बार इस बात को कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि क्या हो गया है हमारे देश के संविधान वेत्ताओं को, जो बात बात में पिटीशन दाखिल करते हैं, क्यों नहीं शफीकुर रहमान बर्क जैसे सिरफिरे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पिटीशन दाखिल करते हैं कि जिस शख्स ने आज हमारी उन बहनों पर उंगली उठा दी कि जो बहन अगर हमारी हिजाब नहीं पहने हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तौबा करना चाहिए, क्या वो आवारा है? वो आवारा हो गई। ऐसे शख्स जो किस सियासी जुनून में बैठे हुए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बैठे हैं, देश की आधी आबादी के साथ इतनी गलत बातें कर रहे हैं, ऐसे शख्स की जगह पार्लियामेंट में नहीं जेल खाने में होना चाहिए। सबसे अहम सवाल जो सवाल आपने उठाया कि ये पिछले 5-6 सालों में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पिछले 5-6 सालों में ये तथाकथित हमारे यहाँ एक तबका जिसको मुस्लिम कम्युनिस्ट कहा जाता है, जिसकी खास विचारधारा है, जो विभाजन से प्रेरित विचारधारा है, जिसका वायरस 1947 में रह गया था, जो किसी न किसी तरीके से देश में एक इस्लामिक सिस्टम लागू करना चाहते हैं। ये छोटे छोटे मुद्दों को, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, हिजाब का मुद्दा, ड्रेस कोड का मुद्दा, ये अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो जो ड्रेस पहनी जाती है उसमें सभी लोग एक जैसी पहनते हैं, वहां पर कोई आपत्ति नहीं। इस अनावश्यक मुद्दे को तूल दे करके सिर्फ मुल्क का माहौल खराब करना है, ताकि मुल्क का माहौल खराब हो और इनको अपनी सियासी रोटियां सेकने का मौका मिले। तो आतिकुर रहमान, तो इसमें तो किसी का एजेंडा है, कोई तो एजेंडा है जो बार बार ये मुद्दे उठाता है और इस मुल्क में एक तरह से उबाल आता रहे, इसकी कोशिश कर रहा है। कौन है ये लोग? हाँ, ये बात हकीकत है जो आमीना जी ने सवाल उठाया है कि 4-5 सालों से ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी आरएसएस लेड, क्या इसको आप पूरी तरह से क्लीन चिट दे सकते हैं? क्यों ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? खास तौर से आमीना जी ने कहा कर्नाटक में ही क्यों? अरे सारी की सारी सियासत रोटी सेकने वाली बात है। सूफी साहब, आप समझने की कोशिश करिए। बीजेपी आरएसएस चाहती है हमको लड़ाना, बीजेपी आरएसएस चाहती है कि कम्युनलाइज करना, पोलराइज करना, क्योंकि इनके पास पोलराइज के अलावा वोट बैंक दूसरा नहीं है। हिंदुत्व फोर्सेस को इकट्ठा करके ही ये इलेक्शन जीत सकते हैं। हम ये फंडामेंटल फैक्ट कैसे भूल सकते हैं? अलबत्ता ये डिबेट हिजाब की डिबेट है और हिजाब की डिबेट को आगे बढ़ाते हुए आतिकुर रहमान जी, मुझे लगता है आपकी याददाश्त थोड़ी सी खराब हो गई है। ये जो कर्नाटक का मुद्दा है, ये बीजेपी आरएसएस ने नहीं उठाया, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक विंग है, स्टूडेंट विंग है, वहां से उठा था मुद्दा। नाविका जी, बाद में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पिक्चर में आया है। नहीं तो वहाँ जो स्कूल कमेटी में जो बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव थे उसकी शरारत थी। वो कौन लोग थे? ये मुस्कान से मुद्दा उठा था, तो मुस्कान को कौन भड़का रहा था? और उस कॉलेज की जो लड़कियां थी वो रील्स जब बना रही थी तब तो हिजाब कहीं नहीं पहना था उन्होंने, लेकिन कॉलेज जाना, स्कूल जाने के लिए हिजाब की डिमांड आ गई। और मैं पूछना चाहती हूँ आमना बेगम आपसे, तो मुसलमान औरतों पर हिजाब क्यों थोपा जा रहा है? आमना जी बोले। जी देखिए, 2-3 बातें हैं। जब अभी किसी ने बोला कि यूनिफॉर्म की बात है, तो हमारे आर्म फोर्सेस में कुछ मुस्लिम आदमी थे जिन्होंने पिटीशन लगाई थी कि वो दाढ़ी रखना चाहते हैं।
बट हमारे आर्म फोर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है, आप नहीं, जो चीज आपके रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं है हम उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही स्कूल का भी यूनिफॉर्म है। ऐसे भी स्कूल है जहां पे इस्लामिक ड्रेस कोड के नाम पे हिजाब एंड बुर्का को जो है कंपलसरी करा हुआ है, तब ये लोग वहां नहीं जाते बोलने की कितनी लड़कियां होंगी जिनका मन नहीं होता होगा ऐसा पहनने का, लेकिन उनको पहनने दिया जाए, तब वहां पे चॉइस नहीं आता है। इसके अलावा ऐसे मुस्लिम कंट्रीज है जहां पे हिजाब और बुर्के को वैरियंग डिग्री में बैन किया गया है, अगर आप पढ़ेंगी तो। क्यों? क्योंकि माना गया है कि ये औरतों को दबा के रखने के लिए एक तरीका है, एक टूल है जहां हम अपनी औरतों को सप्रेस करते हैं। तो जब मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री तक जो लोग रिफॉर्म हो रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। पहले तो मुझे अजीब सी बात लग रही है कि हम तो खुद कह रहे हैं कि भाई ये चॉइस का मामला है। वो लड़कियां जो स्कूल में हिजाब पहन के जाती हैं उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनके घर वाले थोड़ी थोपते हैं। हमारे खुद हम माशरे में रहते हैं, हमारी खुद फैमिलीज हैं, हमने कभी आज तक किसी बच्ची को नहीं कहा कि हिजाब पहनी, वो खुद से पहनती है, ये उनके संस्कार हैं, ये उनका माशरा है। 6 महीने की बच्ची के साइज का हिजाब मिल रहा है, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर कोई कहता है, अगर कोई अरे वो शौक से पहनती है, कर रहे हैं आप सिर्फ हिजाब के पैमाने पे औरतों को आंका जाता है और हम लोगों को बंदी बना दिया जाता है इस कमबख्त गारमेंट का। जिस स्कूल मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं एक अच्छा जॉब करती हूँ, मैं अपने माँ बाप की बातें मानती हूँ, मैं सोसाइटी के रूल फॉलो करती हूँ, मैं टैक्स भरती हूँ, पर मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छी मुस्लिम नहीं हूँ। मैं एक अच्छी मुस्लिम होंगी जिस दिन मैं अपने सर पे हिजाब लगा लूंगी। एग्जाम्पल दिखाऊंगा। हिजाब करने वाली लड़कियां टॉप कर रही हैं। हिजाब करने वाली लड़कियां इस मुल्क में बड़े से बड़ी सर्विस में, बड़े बड़े प्रोफेशन में इतने हिमायती क्यों है? चॉइस का मामला है, अगर चॉइस का मामला है तो उन्हें तय करने दीजिए। ये आप असदुद्दीन ओवैसी साहब मुद्दे पर क्यों घुस जाते हैं टाइम बाय टाइम? मैं आतिकुर रहमान साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सीधा सवाल का जवाब दीजिए। नाविका जी, ऐसा कहना गलत होगा कि हिजाब का कोई मेंशन नहीं है कुरान में। कुरान में दोनों मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए मेंशन है कि नजरें झुका के चले एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। अब ये सवाल उठता है एंड इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन कि एक लड़की, एक लेडीज या एक जेंट्स भी अपनी मॉडेस्टी को किस तरह से गार्ड कर रहा है। दिस फॉल्स इन द एम्बिट ऑफ वेरियस इंटरप्रिटेशंस, और तब जाके ये चॉइस का मामला बन जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कपड़े काफी हैं, बदन ढका होना चाहिए, मॉडेस्ट के कपड़े होने चाहिए। नहीं, कितने मर्दों को आपने देखा है नजर झुका के चले, जो कितने मर्द नजर झुका के चलते हैं? अमीना जी आप मुझे बता दीजिए। लेकिन सूफी कौशर हसन मजीदी जी, कितने मर्द नजर झुका के चलते हैं कि मर्दों के लिए सब कुछ ऑप्शनल है और अगर लागू होगा तो मर्द तय करेंगे कि किन औरतों पर क्या लागू होगा? क्या यही है इस्लाम की इंटरप्रिटेशन? क्या यही है मतलब? देखिए, फिर वही घूम फिर करके बात आ जाती है कि ये बर्क साहब जैसे तथाकथित लोग जब इस्लाम को डिफाइन करने लगेंगे तो दुनिया के सामने इसी तरीके का इस्लाम जाएगा। आतिकुर रहमान साहब ने कहा उम्र के जिस पड़ाव पे है कोई बात नहीं, बर्क साहब को किनारे भी कर देते हैं, लेकिन मुस्कान को किसने भड़काया? कर्नाटक में आग किसने लगाई? ये मुद्दा नहीं उठता क्या? देखिए, निश्चित तौर से ये जो भड़काने वाली पॉलिटिक्स हो रही, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि एक मुसलमानों के अंदर एक वर्ग है जो मुस्लिम कम्युनिज्म की विचारधारा रखता है, जो किसी न किसी तरीके से अपनी विचारधारा का आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इसके पीछे वही सोच काम कर रही है। जब आप इसका 2 मिनट 3 मिनट या 30-40 मिनट की डिबेट से इसका हल नहीं होगा। इसके बारे में चिंतन मनन करना पड़ेगा और ये एक गंभीर विषय है। ये हमारे देश की, हमारे मुल्क की सालिमियत का सवाल है, हमारे मुल्क की एकता और अखंडता का सवाल है। इस पर हम सबको बैठ करके चर्चा करनी पड़ेगी। इसको सिर्फ चटखारे लेकर के प्राइम टाइम या कोई और टाइम की पीएफआई कहते हुए भी मुझे किसी की आवाज आई पीएफआई कहते हुए भी। पीएफआई का नाम किसने लिया? मैंने लिया। जी बताएं आप क्यों समझती हैं पीएफआई? मुझे याद है कि जब स्टार्टिंग डिबेट में जाती थी, कॉलेज के स्कूल के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि वहाँ 35 मुस्लिम लड़कियां
और पढ़ती हैं और उन्हें हिजाब नहीं लगाना है। आज की डेट में एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो स्कूल की बच्चियां हैं उनके पास इतना पैसा और बैकअप आना कि वो जाकर के कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़े, कोई इजी बात नहीं है। आप समझ सकती हैं इससे कि इसके पीछे पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था। इसे ही बोलते हैं फेथ का पॉलिटिसाइजेशन करना, और ये पॉलिटिसाइजेशन इसलिए हो रहा है ताकि ये एक नैरेटिव पैदा किया जा सके कि मुस्लिम आइडेंटिटी अंडर अटैक है, और इसका फायदा कुछ तरीके के लोगों को, जिनको मैं बोलती हूँ कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट अलायंस, घूमकर एक अपने फायदे के लिए पॉइंटर आपकी तरफ आ रहा है। जो मुद्दा आपने उठाया कि ये बीजेपी आरएसएस की सोच है, मैं पूछना चाह रही हूँ ये कौन लोग हैं जो बार बार इस्लाम अंडर अटैक कहने लगते हैं हर मुद्दे पर, और क्या आप भी इसका शिकार तो नहीं हो रहे? क्योंकि इस्लाम को कौन अटैक कर रहा है? आप और हम में कभी झगड़ा हुआ है? ये कौन लोग हैं जो मुस्कान जैसी बेटी को इस तरह से प्रवोक करके इस तरह से सड़कों पर लाते हैं और इसे एक मुस्लिम इन इंडिया अंडर अटैक का मुद्दा बना देते हैं? कॉन्स्पिरेसी है कोई? जी नाविका जी मुस्कान की बात जहां तक है, देखिए अगर हम ये डाउट कर रहे हैं कि वो भड़काई हुई लड़की थी, तो ये एक उसकी एजेंसी के ऊपर सवाल है। और यही बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा था कि आउट ऑफ 90 गर्ल्स, 90 लड़कियों में से सिर्फ 6 ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का डिमांड किया है। ये प्रूफ करता है कि इनको कोई इंपोज नहीं कर रहा है, इनको कोई भड़का नहीं रहा है, इनको कोई दबाव में नहीं ये बुर्का पहनाया जा रहा है, हिजाब पहनाया जा रहा है। मैंने पढ़ा है, और ये उसमें तो पर्दे की प्रथा को, घूंघट की प्रथा को एक कुरीति बताया गया है, और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि इस पर्दे की कुरीति के खिलाफ मुहिम छेड़े। हमारा संविधान पर्दे को, घूंघट को कुरीति बताता है, सती को कुरीति बताता है, दहेज को कुरीति बताता है, और इस कुरीति, इन सब कुरीतियों के खिलाफ हम सबको मिलजुल के लड़ना है। तो ये संवैधानिक हक कहाँ से हो गया? पर्दा पहनना संवैधानिक हक तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल असंवैधानिक चीज है, ये कुरीति है। क्या ये इत्तेफाक है, क्या ये इत्तेफाक है कि मुस्कान पोस्टर गर्ल बन जाती है अल जवाहिरी की? नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ और अमीना रिजवी जी से पूछ रही हूँ, क्या ये इत्तेफाक है कि अल जवाहिरी की पोस्टर गर्ल बनती है मुस्कान? नहीं, देखिए मैडम, अगर हम भारत की बात करेंगे, हमने अफगानिस्तान का ठेका नहीं लिया कि वो क्या कर रहे हैं, हमने ईरान का भी ठेका नहीं लिया कि वो क्या कर रहे हैं। मुस्कान तो भारत की है, उसका वीडियो अगर अल जवाहिरी उठा रहा है, आपको चिंता नहीं होती है? आपको चिंता नहीं होती मोहतरमा? हम आरएसएस की बात करेंगे, अब चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अल जवाहिरी मुसलमान बन जाते हैं, रशिया क्या कर रहा है, कभी हम ईरान रिश्ते जोड़ने लगते हैं। हम एक हिजाब जो कि सऊदी अरेबिया से निकल के आया है उसको तो अपनाना चाहते हैं, और फिर हम हिंदुस्तानी मुसलमान बनने का, हिंदुस्तान में हिजाब था नहीं, हिंदुस्तान के कल्चर की जो फादर है वो लीडर है, हमने कभी ये काली सिंथेटिक लबादा नहीं लपेटे। इस्लाम भारत में आप नहीं था क्या? हिंदुस्तानी मुसलमान बनती हैं तो और भी ज्यादा अमीना रिजवी जी, आपकी भी याददाश्त थोड़ी सी कम है। अभी आमना जी ने सऊदी प्रिंस की बात की, कई कंट्रीज की बात की, सऊदी अरब की बात की और ईरान की बात की, तमाम लोगों ने बात की। ये अल जवाहिरी के आपने कहा कि हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे मुस्कान का पोस्टर लगाकर उसको शाबाशी दे रहे, चिंता होनी चाहिए। पूरे ईरान में कह रही है कि प्रोटेस्ट हर हिंदुस्तानी मुसलमान को चिंता होनी चाहिए। हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमें दिख रहा है कि वहाँ से रेडिकल लोग हमारे बच्चों को भड़काएंगे, उनको ब्रेन वॉश करेंगे, वो अपने लिंक बनाएंगे। ये हमें चिंता होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों चिंता नहीं है। अमीना शेरवानी जी, ये मुद्दा चॉइस कम नजर आ रहा है मुझे, और कहीं ना कहीं ये एक कट्टरपंथी सोच थोपे जाने की कोशिश ज्यादा नजर आ रही है। आपको कैसा लग रहा है?
बिल्कुल, एकदम से ये लोग औरतों की चॉइस के चैंपियंस बन जाते हैं। 70 और 80 की दशक में हिंदुस्तान में मदरसे पे मदरसे बनाए गए, मुल्लाओं को, इमाम को पैसे आए थ्रू, या अमेरिका के पैसे थे, थ्रू सऊदी अरेबिया, सीबीआई की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, हवाला के थ्रू पैसे आया करते थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो कि घुले मिले थे, उनको सेपरेट करके उनको रेडिकलाइज किया गया है, उनको बेवकूफ बनाया गया है, उनको जुदा किया गया है हिंदुस्तान की मिट्टी से। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान इतनी 40-50 दशक के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान इस झांसे में आ पाया है। बड़ी मेहनत की गई है हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तान से जुदा करने की, और ये एक बहुत डेंजर। मैं शॉक्ड हूं कि हिंदुस्तान की सरकारें क्या सो रही थी, पिछली सरकार और ये नई सरकार, क्या ये लोग आंखों में और कानों में रुई और पट्टियां बांधकर सो रहे होते हैं? ये देश को डिस्टेबलाइज करने की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और इसका तो ये महिलाओं की चॉइस का मामला कहां से हो गया, जब इतने सारे मुद्दे खुद महिलाओं ने उठाए हैं, और ये महिलाएं उसी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं जितने बाकी लोग जो इस्लाम का हवाला देते हैं। जब दुनिया में महिलाओं की आज़ादी के आंदोलन हो रहे हैं, तब भारत में हिजाब के नाम पर कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर रखा है। स्कूलों में हिजाब अगर वाकई मुद्दा होता है तो 2022 में ये मुद्दा नहीं उठता, ये मुद्दा 1947 में ही उठ जाता। जाहिर है कि हिजाब के इस हंगामे का पॉलिटिकल एंगल जरूर है। हिजाब को पॉलिटिकल टूल बनाकर इस्लाम अंडर अटैक की बात की गई है, और इसलिए हिजाब के इस मुद्दे को मैं मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा मानती ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। आज ईरान में लड़ रही हैं, कल खुद लड़ेंगी, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें, खड़ी होंगी और एक से एक सुर मिलाकर बोलेंगी अगर उनकी चॉइस का मामला होगा। लेकिन ये चॉइस थोपने का मामला ज्यादा दूर चल नहीं पाएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। आज बस इतना ही सवाल पब्लिक का शो पर। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार, पर जाइएगा मत।